और अब हम शुरू करते हैं भाग 3। ये टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है और एसएससी का भी फेवरेट टॉपिक है। और हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान हमें कौन कौन से अधिकार देता है। ये आर्टिकल 12 से 35 तक फैला हुआ है। हम इसे क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे कि इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या थे, फिर हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं और वो अधिकार हम कैसे भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय सरकारों से मांग सकते हैं। यदि उनका हनन होता है तो उस हनन के खिलाफ हम किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन में पृष्ठभूमि देखिए, 1773 से लेकर 1935 तक हमारे पास कोई भी मौलिक अधिकार नहीं थे। जितने भी वर्षों तक ब्रिटिश शासन ने हम पर रेगुलेट किया, उन्होंने हमें कोई मौलिक अधिकार नहीं दिए कि जिन अधिकारों के लिए हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ कार्रवाई कर सकें कि इन अधिकारों का हनन हो रहा है। आपने देखा कि 1857 की क्रांति के बाद जो भी एक्ट आए, 1861 हुआ, 1909 हुआ या 92 हुआ, इनमें ब्रिटिश सरकार थोड़ी लचीली जरूर हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी मौलिक अधिकार हमें मिले हों। हालांकि 1919 में कुछ मौलिक अधिकारों की मांग उठना शुरू हुई थी, लेकिन अब तक भी हमारे पास कुछ नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग हुई और 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों को अपनाने की बात कही। लेकिन बात वही है कि अब तक हमारे पास कुछ था नहीं। एक अंग्रेज जिसने मोतीलाल नेहरू से कहा कि हम आपके अधिकारों की बात, ये सब कुछ उठाएंगे, लेकिन क्या भारत में भारतीय लोग अपना स्वयं का संविधान बनाने के योग्य हैं भी? तो इस योग्यता को दिखाने के लिए मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया या ब्लू प्रिंट कहा गया। उसमें उन्होंने बताया कि हमें इन इन अधिकारों की ज़रूरत है और ये अधिकार भारतीयों के पास होने चाहिए। इसके बाद जिन्ना ने भी अपनी 14 सूत्री मांग बनाई थी कि मुसलमानों को ये विशेष विशेष अधिकार भी होने चाहिए। ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन जो कुछ हमें मिलना था वो हमारे हाथ में अब भी नहीं था। 1931 में कराची में ये सब हुआ। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें ने मौलिक अधिकारों पर गहन चर्चा की, जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और वो कैबिनेट मिशन इसीलिए आया था कि अब एक संविधान सभा बनेगी और उस सभा में जो भी व्यक्ति चयनित किए जाएंगे वो व्यक्ति इस देश के संविधान का गठन करेंगे, इस देश का संविधान बनाएंगे। सरदार पटेल, अंबेडकर साहब और अन्य नेताओं ने इसका मसौदा तैयार किया। इन लोगों ने ये पूरी, जैसे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और पटेल साहब मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे, तो इन सब लोगों ने मिलकर एक व्यवस्था तैयार की कि ये अधिकार हमारे पास होने चाहिए। संविधान में समावेश 26 नवंबर 1949 को, आपको पता है कि ये संविधान बनकर तैयार हुआ और ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। मौलिक अधिकारों को इस समय तक सम्मिलित कर लिया गया क्योंकि संविधान बनकर तैयार हो चुका था। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला हुआ है। इसके महत्व क्या है? नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है, सरकार के दायरे को सीमित करके लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखता है। ये सारी बातें जो अभी हमने देखी, ये और अच्छे से क्लियर होगी जब हम उन आर्टिकलों को जानेंगे कि कैसे आर्टिकल आपकी गरिमा की रक्षा करता है, कैसे आर्टिकल 21 आपको एक बेहतर जीवन जीने की व्यवस्था देता है, कैसे आपको जीवन की स्वतंत्रता देता है, कैसे इस व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में बहुत सारी स्वतंत्रता, चाहे वो धर्म की हो, बोलने की हो, आपकी संस्कृति की हो, आपको ये भारतीय संविधान देता है। ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। ये आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, आर्टिकल 12 से 35 तक फैला हुआ है। आप ट्रिकों के सहारे जब तक रहेंगे, आप ये देखेंगे कि आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे और याद रखने में भी तकलीफें लगातार बढ़ती रहेंगी। हम कुछ ट्रिकों की सहायता लेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि आप फ्लो ऑफ द वे में पढ़ें, आप समझें कि कैसे चल रहा है सब कुछ। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकारों का उल्लेख, नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान किए गए। आइए मौलिक अधिकारों के प्रकार। सबसे पहले आप देखिए कि मैं आपको एक छोटी सी समरी दे रहा हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इन मौलिक अधिकारों में। ये डिटेल नहीं है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन एसएससी इसी फॉर्मेट में पूछती है, डायरेक्ट पूछेगी अनुच्छेद 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है। एक बार आप समरी देख लीजिए, उसके बाद हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास जो पहला अधिकार है वो समानता का अधिकार है, जो 14 से लेकर 18 तक फैला हुआ है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ये सब कुछ अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल और केवल एक समरी है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है।
अनुच्छेद 23 और 24 हमारे पास शोषण के खिलाफ अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। और आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो बेसिकली यदि आप देखें तो भारतीय संविधान हमें 6 प्रकार के अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों के जो प्रकार हैं वो 6 हैं। जैसे कि आप समझेंगे तो आर्टिकल 14 से 18 आपको क्या मिलता है, समानता का अधिकार। आप पाएंगे 19 से जो 22 तक है वो आपको फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं वो अभी हम देखेंगे एक क्रम से, बड़े डिटेल में देखेंगे। 23 और 24 आपसे कहता है कि भाई आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया यानी आपका शोषण नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का। 25 और 26 जो है वो भी आपको स्वतंत्रता देता है रिलीजन की। आप बात करिए, आप यहाँ 27 से लेके 27 है, इसमें और भी आएंगे 25, 26, 27 और 28, ये आपको रिलीजन की स्वतंत्रता देता है। 29 और 30 आपको आपके कल्चर की स्वतंत्रता देता है। और 32 जो है वो उपचार है, यानी कि एक प्रकार की रेमेडी है। इन सभी स्वतंत्रताएं जो आपको हैं ये आपको मिलें और इसके यदि आपका हनन हो तो उसके खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करें उसकी चर्चा करता है, वो है आर्टिकल 32। तो आप केवल और वैसे मतलब जब आप फिल्मों में पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी 6 प्रकार के आपके पास अधिकार हैं। आप यदि देखेंगे तो आप ऐसे याद कर लें कि सर FIR CU, ऐसे आप कोई भी ट्रिक बनाते हैं और इन्हें याद कर लेते हैं। हम कुछ ट्रिकों का सहारा लेंगे, अभी आप वो भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैं इतनी बार बोलूँगा ही कि आपको रट जाएगा। तो पहला आपने देखा कि हमारे जो अधिकार शुरू हुए वो आर्टिकल 14 से 18 से शुरू हुए। पहला अधिकार जो है समानता का अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 12 और 13 में क्या है वो छूट गया। तो अभी हम इनको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक से जो 6 अधिकार हमने डिफाइन किए थे हम उन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आर्टिकल 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ राज्य से मतलब क्या है, देखिए आप एक छोटी सी बात समझिए कि राज्य के अंतर्गत चपरासी से लेकर और राष्ट्रपति तक सब कुछ आता है। आप एक की पॉइंट पकड़ लीजिए कि राज्य में क्या है। जो भी व्यक्ति भारत सरकार की शक्तियों का प्रयोग करके कोई भी नियम या कानून बनाएगा, किसी भी नियम या कानून का पालन करने के लिए बाध्य करेगा, वो सब कुछ राज्य है। जैसे कि चपरासी होता है, यदि ये सरकारी चपरासी है तो ये भी एक राज्य है। DM है, SDM है, IPS है, IRS है, MP है, MLA है, सब कोई हर वो व्यक्ति जो भारत सरकार की शक्तियों का उपयोग करता है आपके नियम बनाने के लिए, उन नियमों को पालन करवाने के लिए, वो सब कुछ राज्य है। सब कुछ राज्य। अच्छा आप पूछेंगे कि क्या महिंद्रा कंपनी राज्य है? नहीं, महिंद्रा कंपनी राज्य नहीं है, क्योंकि महिंद्रा कंपनी में जो भी नियम या कानून बनते हैं वो उस कंपनी की जो अथॉरिटी हैं वो तय करती हैं। वो भारत शक्तियों का प्रयोग नहीं करती है महिंद्रा कंपनी, इसलिए ये राज्य नहीं है। राज्य में क्या शामिल है, भारत सरकार और संसद। ये अब भारत सरकार और संसद तो अपने आप में ही सरकार है, तो वो तो होगी ही शामिल। राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत, जिला परिषद, अन्य सरकारी प्राधिकरण या निकाय जो सरकार के नियंत्रण में है या सरकारी कार्य करते हैं। की पॉइंट क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार की शक्तियों का उपयोग करता है वो राज्य है। कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको यदि समझ में आता है कि भाई ये बंदा जो है वो भारत सरकार की शक्तियों का उपयोग करता है तो वो राज्य है। जैसे आप कहें कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी राज्य है, क्या GNU राज्य है? हाँ है, क्योंकि ये भी जो है वो भारत सरकार की शक्तियों का उपयोग करके कोई डिग्री देते हैं, विभिन्न व्यवस्थाएं बनाते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, विधियों की असंगति और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। देखिए जब आपसे SSC पूछेगा कि अनुच्छेद 13 में क्या है तो सामान्यतः वो ये होगी कि अनुच्छेद 13 में विधि है। विधि यानी कि लॉ है। क्रम क्या है, आपको सोचिए कि 12 क्या है। 12 में एक राज्य दिया गया है। अब वो राज्य के लोग क्या करेंगे, राज्य के लोगों का अभी मैंने बताया नहीं कि राज्य के लोग कोई भी जो शक्ति बनाएंगे, इसीलिए तो वो राज्य में शामिल हैं। तो क्या बनाएंगे, वो विधि बनाएंगे यानी कि लॉ बनाएंगे। तो आप इस क्रम में फ्लो समझें। आप आर्टिकल 12 में आपको राज्य मिला, आर्टिकल 13 में ये राज्य के लोग जो है वो विधि बनाएंगे। तो आपसे SSC डायरेक्ट पूछेगी कि आर्टिकल 13 क्या है, तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 13 है विधि बनाने की शक्ति है। जो भी विधि 26 जनवरी 1950 से पहले थी, जिन्हें परंपरा का नाम दिया गया, या फिर जो उसके बाद बनाएंगी, वो सब कुछ आर्टिकल 13 में शामिल है। देखिए
आर्टिकल 13 अपने साथ कुछ आर्टिकल और लेके आता है, जैसे कि आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(3) और आर्टिकल 13(4). ये सब कुछ क्या कहता है? आर्टिकल 13(1) कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले, इससे पहले जो भी नियम या कानून बने और यदि वो आज के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लो, आप एक सिंपल सी बात समझो कि यदि 26 जनवरी 1950 से पहले एक कानून बनाया गया कि भारत में गरीबों पर भी, क्या इसका बेहतर उदाहरण हो सकता है? आप ये समझें कि 26 जनवरी 1950 से पहले जैसे एक नियम बनाया गया, जैसे कि आप लोग मान लो, मतलब जैसे आईपीसी थी, आईपीसी 1861 में लागू की गई अंग्रेजों के समय। अब आईपीसी में कोई नियम बनाया गया कि एक विशेष विशेष प्रकार का जो है जुर्म करने पर आपको फांसी दी जाएगी, लेकिन आज के मौलिक अधिकार कहते हैं कि ये एक प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो आज वो हिस्सा इस कानून का रद्द कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि आर्टिकल 13(1) क्या है। अगर पूछा भी जाएगा तो आप कहेंगे कि 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी नियम और कानून जो बने हैं, यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वो हिस्सा अप्रभावी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, इसमें पहले था और इसमें बाद है, क्योंकि ये भी बाद में है, ये पहले है, तो जैसे आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी नियम या कानून जो बनता है और वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो भी शून्य हो जाएगा। आर्टिकल 13(3) क्या कहता है? वो कहता है कि विधि का अर्थ संविधान में अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि को शामिल करना है। जो भी चीज़ है जो भारत सरकार बनाती है या परंपराओं से बनी हुई है वो सब कुछ विधि है और अनुच्छेद 13(3) में आती है। ये क्या कहता है कि संविधान लागू होने से पहले, ये लागू होने के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद। 4 क्या कहता है? 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत स्पष्ट किया गया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत को विधि नहीं माना जाएगा जिससे मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सके। अब ये क्या कह रहा है? देखिए, समस्या क्या हो रही थी कि आर्टिकल 368 जो है उसमें संशोधन होते हैं और आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी, आर्टिकल 13(2) की 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई भी कानून बनाया गया और वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको शून्य कर दिया जाएगा। तो ये तो मामला फंस जाएगा ना कि मान लो मौलिक अधिकार आज जो भी हैं XYZ, अब जो XYZ मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों में ही तो संशोधन होगा। अब इन मौलिक अधिकारों में ही संशोधन करना है मान लो, तो कोई एक व्यक्ति ए आता है और वो कहता है कि सर ये पहले जो मौलिक अधिकार थे उनमें संशोधन हुआ है तो ये तो इनका उल्लंघन हुआ है। तो वो बोले कि यार ऐसे तो फिर मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि संशोधन के बाद जो 368 में संशोधन होगा वो आर्टिकल 13(2) के तहत विधि नहीं माना जाएगा, वो आर्टिकल 13(2) में ही शामिल नहीं होगा। आप फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि 1 मिनट बस, मैं ये कह रहा हूं कि समस्या ये है कि जो आर्टिकल 13(2) है वो कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है वो शून्य होगी। अब 368 में क्या है? ये संविधान संशोधन की व्यवस्था को बताता है। तो कोई भी ABC जो आपके मौलिक अधिकार थे और ए मौलिक अधिकार में एक संशोधन होना है, तो 368 के तहत आपने संशोधन किया और ए को A- कर दिया। अब एक बंदा X आता है और वो कहता है कि सर हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो A थे और इन्होंने संशोधन करके A- कर दिए, ये तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया, तो आप इसको शून्य करिए। तो स्थिति ये पैदा हो गई कि साहब अब तो मौलिक अधिकारों में संशोधन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही संशोधन होगा कोई ना कोई जाके कह देगा कि ये तो अधिकारों का उल्लंघन है। तो उन्होंने फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये कह दिया कि भाई साहब 368 के तहत जो भी चीज़ें संशोधित की जाएंगी वो 13(2) में शामिल ही नहीं होंगी। मुझे लगता है शायद आप समझ चुके होंगे कि 368 में जो भी संशोधन होगा वो 13(2) में शामिल नहीं माना जाएगा।
ये न्यायिक पुनरावलोकन का आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानून को चुनौती दें। यह विधायिका की शक्ति को सीमित करता है ताकि वे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न कर सकें। सिंपल बात है कि जो भी नागरिक है, जैसे ही उसके अधिकारों का उल्लंघन होगा तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जिससे कि विधायिका की जो शक्ति है वो सीमित होती है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय थे वो ये थे कि केशवानंद भारती की 1973 का है, संसद संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बताया था कि केशवानंद भारती के इसका मूल ढांचा क्या है। एक प्रकार का डब्बा है जिसमें इन्होंने कुछ प्रकार के शब्द या कुछ आर्टिकलों को डाल दिया है और इन्होंने कह दिया है कि आप कोई भी संशोधन करिए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस डब्बे के अंदर आने वाली चीज़ों को आप संशोधित नहीं कर सकते हो। मिनर्वा मिल्स केस 368 के तहत मौलिक अधिकारों को कमजोर करने वाले संशोधन अस्वीकार होंगे। ये केस दरअसल माना नहीं गया, लेकिन इस केस में कहा क्या गया वो समझिए आप। वो कह रहे हैं कि 368 के तहत अब आप कोई भी संशोधन कर दोगे। आपने ये भी कह दिया कि जो 368 में संशोधन होगा वो 13(2) में शामिल नहीं होगा, तो फिर तो ये शक्ति जो है विधायिका की हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप किसी भी प्रकार का चाहे संशोधन कर देंगे और किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन कर देंगे। तो वो कहते हैं कि कोई भी जो संशोधन 368 के तहत होता है और यदि वो मौलिक अधिकारों का गहरा हनन करता है तो वो अस्वीकार माना जाएगा। अब शुरू होता है हमारा जो हमने 6 हिस्सा पढ़े थे। पहला हिस्सा था हमारा आर्टिकल 14 से 18 यानी कि समानता का अधिकार। फिर हमने पढ़ा था 1922 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। 23 और 24 यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25, 26, 27 और 28 यानी कि धर्म के लिए जो आपको अधिकार दिए गए हैं। 29, 30 सांस्कृतिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं और 32 जो आपको अधिकार दिया गया है संवैधानिक उपचारों का। तो 14 से 18 शुरू करते हैं। 14 क्या कहता है? यह अनुच्छेद 14 का अर्थ सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। आपसे जब भी पेपर में पूछा जाएगा अनुच्छेद 14 क्या है, तो सीधा सीधा यही लिखा आपको मिलेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ें सामान्य आपको रटनी है, बाकी मैं हर एक आर्टिकल तो डिटेल में बताऊंगा ही। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। क्या मतलब है? कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है? सबसे पहले यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक कानून की नज़र में समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है। विधियों का समान संरक्षण क्या कहता है? यह अमेरिकी संविधान से लिया गया। ये भी पूछे जाएंगे ये स्पेसिफिक टर्म कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया, तो आप बताएंगे ब्रिटिश संविधान से। आप ऐसे रट लीजिए कि संरक्षण प्रोटेक्शन वो दे सकता है जिसमें ज़्यादा ताकत होती है, तो ताकत अमेरिका में है ज़्यादा। याद करने के तरीके हैं बस ये। तो समान संरक्षण कौन देगा? अमेरिका। और समानता की बात कौन करेगा? ब्रिटिश संविधान। यह समान परिस्थितियों में समान कानून लागू होने की बात करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक ही कानून होगा, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि समान स्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। आइए अब हम इसे थोड़ा तसल्ली से समझते हैं कि ये क्या बोल चुके हैं। हुआ ये कि जैसे आर्टिकल 14 ने आपसे कहा कि कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण होगा, तो ये कैसी बात कर रहे हैं? जैसे विधियों के समान संरक्षण होगा, कोई भी विधि है उसके समान संरक्षण में ये होगा, एक व्यक्ति है ए बी सी डी और यहाँ है EFGH। अब मान लीजिए कि ए और बी व्यक्ति जो है ये फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति हैं, यानी कि फिजिकली चैलेंज आप समझ रहे हैं कि ये किसी न किसी प्रकार से अपंग हैं। EF जो है वो भी अपंग हैं। तो अब एक व्यवस्था बनी, सरकार ने एक स्कीम निकाली कि जो भी व्यक्ति भारत में अपंग हैं उन्हें एक साइकिल मिलेगी जो बैटरी से चलती होगी ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके। तो अब ए और बी को साइकिल मिली और EF को साइकिल नहीं मिली, तो E और F तो तुरंत ही इसके खिलाफ विरोध दर्ज करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कहेंगे कि भैया हमारी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, कानून के समक्ष समानता हमें नहीं मिली है, यानी कि हम कानून की नज़रों में समान नहीं हुए हैं, क्योंकि ए और बी अपंग थे, उनको साइकिल मिल गई लेकिन EF हमको नहीं मिली, ये कह सकते हैं। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनको भी साइकिल दिलवाएगा। लेकिन अब जो GH और CD हैं ये बढ़िया अच्छे खासे हैं, हेल्दी हैं, ये अपंग नहीं हैं। जैसे AB को साइकिल मिली और GH ने भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कानून की नज़रों में तो हमें भी समान होना चाहिए और साइकिल जो है हमें भी मिलनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि आप स्वस्थ हैं। और यही बताता है कि विधियों का समान संरक्षण।
सभी व्यक्तियों के लिए कानून एक ही होगा, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि समान स्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। यदि आपकी स्थितियां समान हैं तो व्यवहार समान होगा। एग्जाम्पल 2 आप समझिए कि जैसे इस देश में जो व्यक्ति 12 लाख कमाता है, 12 लाख से ऊपर, उसे तो टैक्स देना होगा, लेकिन 12 लाख से नीचे वाले को टैक्स नहीं देना होगा। तो 12 लाख से नीचे जितने भी लोग हैं उन सबको टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि कानून की नज़र में वो सारे समान हैं। और 12 लाख से ऊपर जितने लोग हैं तो उन सबको टैक्स देना होगा, क्योंकि कानून की नज़र में वो सब लोग समान हैं। 12 लाख से ऊपर वाला 12 लाख से नीचे वाले की वजह से ये नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट में कि कानून की नज़र में तो सब समान है, 12 लाख से नीचे वाले को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो हम काहे को टैक्स देंगे। ये संभव नहीं है। तो 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता होगी और विधियों का समान संरक्षण होगा। शायद आप ये बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस प्रकार की समानता की बात हो रही है और इनका संरक्षण कैसे होगा। समान परिस्थितियों में समान व्यवस्था आपको मिलेगी, समान परिस्थितियों में समान स्कीम का आप लाभ उठा पाएंगे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? 15 का अर्थ है कि यह अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। इसका उद्देश्य समानता सुनिश्चित करना और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना है। आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध करता है। किस प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? आर्टिकल 15 ये कहता है कि मान लो कोई सरकार कोई स्कीम निकालती है, या आप बहुत सिंपल टर्म में समझें, जैसे सरकार क्या है कि 5 किलो राशन की व्यवस्था करती है हर एक यूनिट के लिए वर्तमान समय में। अब सरकार कहे कि ए व्यक्ति जो एक विशेष धर्म से आता है और बी व्यक्ति जो एक विशेष धर्म से आता है, तो हम केवल और केवल ए धर्म वाले व्यक्तियों को ये 5 किलो राशन देंगे, बी धर्म वाले व्यक्तियों को 5 किलो राशन नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी राज्य या सरकार इन चीज़ों के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी। कोई भी राज्य सरकार की बस है और आप किसी एक विशेष मूलवंश से आते हैं तो इस आधार पर आपको उस बस में बैठने से मना नहीं किया जाएगा। यानी कि इन आधारों पर आपके साथ कोई भी जो है दुर्व्यवहार नहीं होगा, असमानता नहीं होगी। अनुच्छेद 15 के जो प्रमुख प्रावधान है वो क्या कहते हैं? आर्टिकल 15 एक कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और यही आर्टिकल आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपको आर्टिकल 15 के नाम पे पूछा जाएगा कि उसमें क्या प्रावधान है, तो आप इसको रट ही लो बिल्कुल अच्छे से। ये प्रावधान है, ये आपको लगा देना है। 15(2) कोई भी नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर दुकानें, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुएं, तालाब, सड़क आदि के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान, ये आपको टर्म याद रखना है कि इसमें सार्वजनिक स्थान की बात हो रही है। सार्वजनिक स्थान का मतलब क्या है कि कोई भी जैसे सरकार है और सरकार का कोई स्कूल है, स्कूल के बाहर बढ़िया एक यानी कि मनोरंजन के लिए बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है, तो उस पार्क में किसी भी व्यक्ति को इन आधारों पर नहीं रोका जाएगा कि आप विशेष धर्म से आते हो तो आपको पार्क में नहीं जाने देंगे, आप विशेष मूल वंश से आते हो तो आपको होटल में नहीं जाने देंगे। सार्वजनिक स्थान है और आप ऊपर जो हमने आधार बताए इन आधारों पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। देखिए ये चीज़ें अब आपको यहाँ से थोड़ा फ्लो में समझनी है कि 15(1) कहता है कि कुछ आधारों पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 2 क्या कहता है कि इन आधारों पर सार्वजनिक स्थान में भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ से भेदभाव शुरू होंगे। 3 कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए जब बात आएगी तो थोड़े भेदभाव हो सकते हैं। जैसे कि भारत के लॉ को आप जानते ही हैं कि भारतीय जो लॉ है वो महिलाओं के पक्ष में बहुत अधिक झुका हुआ है। बहुत सारे नियम और कानून ऐसे हैं जो महिलाओं के पक्ष में बेहतर झुके हुए हैं, लेकिन जो मैन हैं उनके पक्ष में कम झुके हुए हैं। तो ये सब कुछ 15(3) से ही आ रहा है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। ठीक है। 15(4) क्या कहता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। 15(5) क्या कहता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों, निजी सरकारी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और 6 क्या कहता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए की गई है। आइए एक फ्लो चार्ट में इसको पूरा गेम समझते हैं कि क्या हुआ 15। देखिए जैसे ये एसएससी क्वेश्चन पूछेगी, बुक आएगी आर्टिकल 15 में क्या है, आप कह देना कि आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मान लेना 15(1) में यही कहा गया है। 15(2) में क्या कहा गया है कि ये सब कुछ सार्वजनिक स्थानों पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 15(3) यहां से भेदभाव शुरू होंगे आपके। क्या कहेगा 15(3)? सबसे पहले तो महिलाएं, लेडीज फर्स्ट,
तो ये फ्लो में रटना है आपको कि 15(1) में कहता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा इन चीज़ों की वजह से, जैसे कि जन्म है, मूल वंश है, स्थान है, इन सब चीज़ों की वजह से। 2 क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थान है, जो होटल है, कुएं है, दुकान है, इनमें आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 3 क्या कहता है, अब भेदभाव शुरू करते हैं। तो सबसे पहला भेदभाव महिलाओं के लिए होगा, उसके बाद जो भेदभाव होगा वो ओबीसी, एससी और एसटी पे होगा। उसके बाद भेदभाव एससी और एसटी पर होगा कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान है जो, उनमें इनके उत्थान के लिए इनको आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद भेदभाव होगा ईडब्ल्यूएस के नाम पे कि ईडब्ल्यूएस को जो है 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। तो 15(1), 15(2) क्या कहता है, और यहाँ से 3, 4, 5, 6 ये भेदभाव की बात करता है। आपको केवल रटना कैसे है, तो 15(3) यहाँ महिलाएं आएंगी, 4 ओबीसी, एससी और एसटी आएंगे, और 5 और 6 ये शैक्षणिक संस्थान के लिए एससी, एसटी, और 6 में ईडब्ल्यूएस। तो इस फ्लो में रखना आप। उत्थान के लिए विशेष प्रावधान, शैक्षणिक संस्थानों में इनके लिए विशेष प्रावधान, ये जो 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था, 10% आरक्षण इसमें मिलता है। और अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देखेंगे। जैसे कि पहला है स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकन दोराई राजन 1951 में जाति आधारित आरक्षण को असंवैधानिक माना गया, जिससे अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। इस केस में जो है जाति आधारित आरक्षण को असंवैधानिक माना गया था, जिसके बाद पहला संविधान संशोधन हुआ और आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया और जाति आधारित आरक्षण देना शुरू किया गया। इंदिरा साहनी केस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में मंडल आयोग के आधार पर ओबीसी को आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन आरक्षण की सीमा 50% तय की गई। ये क्या है, देखो इंदिरा साहनी केस में हुआ क्या है, जब 1992 का दौर था, इस वक्त सरकार कांग्रेस की थी और इन्होंने, जैसे आज ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसी तरीके का ईबीसी एक एक्ट बनाया, यानी कि ईबीसी के तहत इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के तहत 10% आरक्षण और शुरू किया, एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा जो वर्ग बचता है उसके लिए। इससे हुआ क्या, दरअसल कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% को क्रॉस कर गई, क्योंकि एसटी 7.5%, यहाँ 15%, यहाँ 27%, तो 27 और 15 ये हो गया 7, 5, 12, 42, 42, 7, 49.5, तो यही हो रहा था, प्लस 10% एक्स्ट्रा हुआ, जिससे ये 59.5 पहुँच गया। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचाया गया तो इंदिरा साहनी केस में ये कहा, जजमेंट दिया गया कि आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होगा। राज्य उन विशेष परिस्थितियों का जिक्र करेगी जिन विशेष परिस्थितियों में वो आरक्षण 50% से अधिक कर रही है। यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां राज्य के पास नहीं है तो ये आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ जो 2008 में हुआ, इसमें शिक्षा संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा। इसमें आपको ये केस याद रखना है बहुत ज़्यादा अच्छे से, ये वाला स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकन दोराइजन के इसमें जो है कि आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया और इसके बाद ही आर्टिकल 15(4) को जोड़ा गया, जिसमें कि कहा गया कि कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, 16 का अर्थ है यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है, सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाओं में किसी के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, देखो आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और 16 बस इतनी बात कहता है कि ये भेदभाव किसी के साथ नौकरियों में नहीं किया जाएगा। सभी नागरिकों को राज्य द्वारा नियुक्ति सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा। जो भी नागरिक हैं राज्य सबको समान अवसर देगा, और इस समान अवसर में एक बात आप हमेशा याद रखना कि समान लोगों को समान अवसर मिलेंगे। जैसे आप देखते हैं कि कट ऑफ किसी भी जब सर्विस की आती है तो जो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस में जितने लोग होंगे उन सबको एक ही कट ऑफ पे लिया जाएगा, जो एससी में एक ही कट ऑफ पर सारे लोग लिए जाएंगे। तो यहाँ समान का अर्थ सभी नागरिकों के लिए समान नहीं होता, समान लोगों के लिए समान व्यवस्थाएं हैं, वो बात हो रही है। 2 क्या कहता है, इन 1, 2, 3, 4 इन्हें फ्लो में याद करना है, ये आपके दिमाग में बस हल्के फुल्के टच रहे तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आर्टिकल के जो है सब सेक्शन से भी पूछ लिया जाता है। वैसे तो बस आपको आर्टिकल 15, 16 ऐसे याद रहेंगे, काम हो जाएगा। 2 क्या कहता है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है,
इन पर समानता होगी और इन सब के आधार पर तो वंचित नहीं किया जाएगा। संसद कुछ पदों के लिए निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान बना सकती है। जैसे आर्टिकल 15(1) और 2 में बताया गया था कि क्या क्या हो सकता है, और 3 से शुरू हुई थी एक कहानी जो विरोधाभास दिखाती थी, यानी कि शुरू हुआ था भेदभाव। ऐसे ही 16 में 16(1)(2) तो कहेगा कि नागरिकों को राज्य द्वारा नियुक्ति मिलेगी, सरकारी नौकरी में समानता होगी, धर्म, जाति, मूल वंश इत्यादि के नाम पर नौकरी से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जैसे ही आर्टिकल 16(3) शुरू होगा, यहाँ से अब आपको मिलेंगी कुछ अपवाद की किन किन अपवादों पर हम आर्टिकल 16(1) और 2 का उल्लंघन करेंगे। देखिए 16(3) क्या कहता है, संसद कुछ पदों के लिए निवास स्थान पर प्रावधान बना सकती है। 16(1), 16(1) 16(2) इन्होंने बता दिया कोई भेदभाव नहीं होगा। 16(3) से शुरू करते हैं भेदभाव, निवास के स्थान पर पहला भेदभाव। एससी और एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण देने का अधिकार, यही आपने देखा था कि वहां भी हुआ था। 16(4) में इन लोगों के लिए जो है राज्य आरक्षण दे सकती है। 16(5) ये भी आपको बताते हैं, धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थानों में नियुक्तियों को लेकर विशेष प्रावधान। और 16(6) में ईडब्ल्यूएस। देखिए आर्टिकल 16(1) कहता है कि सरकारी नौकरियों में जो है राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, सबको समानता मिलेगी। 2 कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा। 3 से शुरू होता है भेदभाव का दौर। पहला भेदभाव 3 निवास के नाम पर, चौथा भेदभाव ओबीसी, एससी और एसटी के आधार पर, यानी कि इनका उल्लंघन। और 5वां कहते हैं कि जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ विशेष धर्म के लोगों की ही नियुक्ति होगी। मान लीजिए कि कोई जैसे राम मंदिर है, राम मंदिर की सिक्योरिटी के लिए एक वैकेंसी निकलती है, तो राम मंदिर चूंकि एक विशेष धर्म का स्थल है, इस वजह से इस वैकेंसी में ये शर्त सरकार रख सकती है कि इसमें जो अप्लाई करेंगे वो केवल हिंदू धर्म के लोग करेंगे, क्योंकि ये हिंदू धर्म की आस्था का एक बड़ा स्थल है। तो इस प्रकार से 5 कहता है कि कोई भी धार्मिक स्थान है जो वहाँ नियुक्तियों के लिए हम ये विशेष प्रावधान करेंगे। और 6 में ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान होंगे। तो आप समझ चुके 16(1) और 2 क्या कहता है। उसके बाद 3, 4, 5, 6। 3 में भेदभाव निवास के स्थान पर, 4 में भेदभाव ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पर, 5 में धर्म की नियुक्तियों के नाम पर और 6 में ईडब्ल्यूएस के नाम पर। सेम 15(1) कहता है कि हम धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 2 कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेंगे। 3 में भेदभाव शुरू हुआ था। 3 कहता है कि महिलाओं और बच्चों के नाम पर भेदभाव होगा। 4 कहता है कि ओबीसी कुछ विशेष वर्गों के नाम पर या उन विशेष वर्गों में ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पर भेदभाव होगा। 16(4) भी यही कहता है, आपको ऐसी लिंक करके याद करना है। 5 कहता है कि एससी, एसटी की शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम भेदभाव करेंगे। और 15(6) कहता है कि ये भेदभाव ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। सेम 16(6) ईडब्ल्यूएस के लिए भेदभाव करेगा। 16(5) धर्म के लिए भेदभाव करेगा। 16(4) ओबीसी, एससी, एसटी की नौकरियों में भेदभाव करेगा कि ये लोग आप समझ रहे हैं नहीं मैं कैसे समझा रहा हूँ। और 16(3) निवास स्थान के आधार पर नौकरियां जो है विशेष विशेष स्थिति में दे सकता है। जैसे आप देखते हैं कुछ भर्तियों में पहाड़ी इलाकों की कट ऑफ अलग जाती है, असम की कट ऑफ अलग जाती है। तो ये क्या है, ये 16(3) ही तो है कि निवास स्थान के आधार पर आपको जो है नौकरी में अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। आइए अनुच्छेद 16 क्या कहता है। मैं इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में आया, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण था और आरक्षण की सीमा 50% थी, तय की गई। मैंने अभी आपको बताया था कि आरक्षण की सीमा कैसे 59.5% हो गई थी, तो इसको खत्म करके इसे 50% तक सीमित किया गया। आइए ये बता दें आपको 16(4)(a) क्या कहता है। ये कहता है कि एससी, एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान जोड़ा गया कि जो एससी, एसटी के कर्मचारी होंगे उनको नौकरी के बाद भी उनके प्रमोशन में जो है आरक्षण दिया जाएगा। ये 16(4)(a) के तहत है। 16(4)(b) कहता है कि बैकलॉग वैकेंसी को भरने के लिए आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। क्या होता है बैकलॉग वैकेंसी, देखिए जैसे कि वर्ष 2020 है और वर्ष 2021 है, इसमें एससी वर्ग के लिए 50 वैकेंसी निकली, जिसमें से मात्र 30 वैकेंसी ही भरी। इसमें 50 वैकेंसी निकली और इसमें 30 वैकेंसी भरी। तो ये जो 20-20 वैकेंसी खाली थी ये है बैकलॉग वैकेंसी। जिस बैकलॉग वैकेंसी में 2022 जब आएगा तो इन बैकलॉग वैकेंसी में 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है कि जो 40 वैकेंसी खाली रह गई हैं, इन 40 में से 20 वैकेंसी एससी और एसटी की ही होंगी। ये हो गया कि जो बैकलॉग वैकेंसी हैं उनमें को भरने की जो आरक्षण सीमा है वो 50% से अधिक हो सकती है।
यानी अधिक हो सकती है, यानी कि 20 भी हो सकती है और सरकार चाहे तो 30 भी कर सकती है और 40 भी कर सकती है, जो सरकार चाहे कर सकती है। 16(4) ये आपने देख ही लिया कि इसमें जो है प्रमोशन में SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय मैंने आपको ये बता ही दिया। 2006 में M नागराज केस आया था जिसमें SC ST की पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी। ये आपको याद रहे ना रहे, ये आप इंदिरा साहनी वाला याद जरूर कर लेना। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 का अर्थ है कि यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। यानी कि जो भेदभाव है समाज में कि एक विशेष वर्ग के लोग, भेदभाव असल में है क्या कि एक विशेष वर्ग के लोग कोई काम कर सकते हैं और एक विशेष वर्ग के लोग वही काम नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रकार का भेदभाव था जो अनुच्छेद 17 खत्म करता है, यानी कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। एक समय था जब एक विशेष वर्ग के लोग, यानी कि जैसे SC ST समाज के जो लोग थे उनके साथ ये भेदभाव था। आज वो भेदभाव आर्टिकल 17 समाप्त करता है। इसके लिए कुछ प्रमुख कानून है। असामान्य जाति अधिनियम, यानी कि 1955 में क्या था, केवल और केवल ST के लिए था कि ST के साथ यदि कोई भेदभाव करता है तो उसको जो है इस कानून के तहत एक सजा दी जाएगी। लेकिन चूंकि इसमें समस्या क्या थी कि इसमें SC शामिल नहीं था, तो 1989 में एक कानून आया जिसमें SC और ST दोनों को शामिल किया गया और उन विषयों को भी बढ़ाया गया। जैसे यहाँ कुछ चुनिंदा विषयों पर ही, जैसे चुनिंदा विषय थे जैसे कि बस में बैठ रहे हैं आपके बगल में और आप उससे वंचित कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगी। जैसे कि कटिंग वाली दुकान है और वहाँ आप उन्हें नहीं बैठने दे रहे हैं या कटिंग नहीं करने दे रहे हैं, ऐसे ही कोई सरकारी सार्वजनिक स्थल है वहाँ जाने से मना कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। वहाँ यहाँ कुछ विषयों को और बढ़ा दिया गया। तो आपको याद रखना कि 1955 में केवल ST थे और 1989 में जो कानून आया SC ST का उसमें SC और ST दोनों शामिल हुए। आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस इतना पूछा जाता है SSC में कि आर्टिकल 17 क्या कहता है, तो आप बता देना अनटचेबिलिटी कहता है बस। आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 का अर्थ है यह अनुच्छेद भारत में किसी भी प्रकार की विरासत में मिलने वाली उपाधियों को समाप्त करता है। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता को बनाए रखना और नागरिकों के बीच भेदभाव रोकना है। वो होता क्या था कि अंग्रेजी दौर में अंग्रेज फूट डालने के लिए करते क्या था कि जो लोग अंग्रेज के पक्ष में थोड़ा बहुत काम कर दें या अंग्रेजों की नज़र जिन पे है और वो अंग्रेज उनसे खुश हैं तो उन्हें कुछ उपाधियां दे देते, जैसे खान बहादुर और सर, नाइट, ऐसी तमाम उपाधियां दे देते थे। और इन उपाधियों का फ़ायदा क्या होता था? फ़ायदा दरअसल ये था कि ये जो उपाधि थी इन लोगों के पास कुछ ज़्यादा अधिकार होते थे। जैसे अंग्रेजों की कोई नाइट क्लब पार्टी है तो ये लोग वहाँ जा सकते हैं, ऐसे कुछ विशेष अधिकार होते थे। तो ये आम लोगों में और इन लोगों में एक जो है खाई पैदा करते थे, एक दूरी पैदा करते थे। तो वो आज के वक्त में ना हो इसलिए टाइटलों का अंत कर दिया गया। कुछ प्रावधान 18(1) राज्य भारत के नागरिकों को कोई भी उपाधि जैसे राजा, महाराजा, नवाब प्रदान नहीं करेगा। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के विदेशी उपाधि स्वीकार करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। हमने आर्टिकलों को इतने अच्छे से अच्छी भाषा में लिखा हुआ है कि यदि आप पढ़ ही लेंगे तब भी याद हो जाएंगे। 4 कहता है कि विदेशी व्यक्ति जो भारत की सरकार के अधीन कार्य कर रहा है भारत सरकार की सहमति के बिना किसी विदेश राज्य की उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता। तो वैसे तो आपको इतना याद रखना कि 18 उपाधियों का अंत वैसे है क्या। 18(1) कहता है कि भारत सरकार कोई उपाधि प्रावधान जो प्रदान नहीं करेगी। 2 कहता है कि कोई भी व्यक्ति विदेश से, पहले तो भारत की बात है, फिलो समझिए, पहला भारत सरकार प्रदान नहीं करेगी, दूसरा विदेश से नहीं ले पाओगे, तीसरा सरकारी कर्मचारी जो भारत का है वो अनुमति के बिना विदेशी यदि उपाधि ले लेता है तो समस्या दंडित किया जाएगा। 4 जो विदेशी व्यक्ति है, यहाँ अपना व्यक्ति, यहाँ विदेशी व्यक्ति 4 में भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहा है और भारत सरकार की सहमति के बिना यदि उपाधि विदेश की लेना चाहे तो नहीं ले सकता। भारत में दी जाने वाली वैध उपाधियां भारत रत्न और पद्म भूषण, ये दरअसल उपाधियां न करके इनको पुरस्कार कह दिया गया। पुरस्कार और उपाधि का मतलब क्या है? पुरस्कार जो व्यक्ति समाज के लिए कोई काम करता है, समाज कल्याण में कोई काम करता है और उसके बाद उसे कुछ भी मिलता है तो उसे हम पुरस्कार बोल देते हैं। जैसे राष्ट्रीय सम्मान बोल दिया हमने, ये सम्मान है, ये उपाधियां नहीं है। उपाधि है जो कि समाज में दूरी पैदा करती है, ये एक सर, एक नाइट है और एक कुछ नहीं है। लेकिन ये है सम्मान कि जब आप राष्ट्रीय समाज के लिए कुछ भी अच्छा करते हो तो समाज
आपके कार्यों के द्वारा विकसित हुआ है, इसलिए आपको ये सम्मान दिया जा रहा है। केवल दो प्रकार की उपाधि इस देश में दी जा सकती हैं, और वो हैं सैन्य उपाधि आपको मिल सकती है क्योंकि वो आपने सेना में अपनी योगदान दिया इसलिए, और शैक्षिक उपाधि आपको मिल सकती है। जैसे आप सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने पीएचडी कर ली तो उसके लिए डॉक्टर लगने लगता है कि डॉक्टर ए, डॉक्टर वी, ऐसे करके। तो इस देश में सैन्य और शैक्षिक उपाधि आज भी मिलती है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि ये देश नहीं देता है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, भारतीय नागरिकों की कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। कैसे? 19 एक कहता, अच्छा एक समरी आप समझ लीजिए और हल्की सी ट्रिक ले लीजिए। जैसे कि 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, तो आप इसे ऐसे याद करना, आप लिख लेना समान, एक गैप देना और लिख देना ता। तो समझिए समानता, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सभी लोग समान होंगे और उनके लिए कानून का समान संरक्षण होगा, विधि का समान संरक्षण होगा, यानी सभी लोग समान होंगे। आर्टिकल 15 यानी कि माँ, भारत माँ के लिए हर व्यक्ति एक है, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के लिए भेदभाव नहीं होगा क्योंकि माँ, माँ के लिए सब समान होते हैं। ना से नौकरी, आर्टिकल 16 क्या कहता है कि नौकरियों में सबके लिए समानता होगी। ये गैप है आर्टिकल 17 को दिखाता है कि जो समाज ने गैप पैदा कर दिया था, अनटचेबल मानी की अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत। जी देखिए समानता से दूर है ना, तो ये अनटचेबिलिटी का हम लोग अंत कर देंगे, ये हमने अंत कर दी है। तो जो गैप है वो 17 दिखाता है, और ता से टाइटल, टी से टाइटल, तो ये आर्टिकल 18 दिखाता है। 14, 15, 16 ये गैप 17 और टाइटल 18। 19 पे आइए। ये स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यक है। क्या है? देखिए 19 में 19 आर्टिकल 19 से सिंपली कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप बोलिए, सम्मतियाँ बनाइए, घूमिए फिरिए, व्यापार करिए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें बताया गया कि कहाँ व्यापार की व्यवस्था है, कहाँ बोलने की व्यवस्था है, कहाँ सम्मति की व्यवस्था है, ये सब कुछ है। और इसके साथ साथ अब बोलने का अर्थ ये थोड़ी है कि आप किसी को गाली देने लगोगे। तो हर चीज जो, हर अधिकार आपको मिले हैं उसमें कुछ ना कुछ बाध्यताएं भी हैं, पढ़ते हैं। एक ये कहता है नागरिकों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन यह देश की संप्रभुता, एकता, शालीनता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हो वो देश की संप्रभुता पर खतरा हो। तो हर एक आर्टिकल जो आपको स्वतंत्रता देता है उसके साथ साथ बाध्यताएं भी देता है। एक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। बी, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, नागरिक बिना हथियारों की शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सभा कर सकते हैं, लेकिन यह सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ये क्या है? इस पर बाध्यता कि आप भैया सभा करो, लेकिन सार्वजनिक शांति और सुरक्षा प्रभावित नहीं हो इससे, कि आप आए और आप हाईवे पे बैठ के अपनी सभा करने लगे तो आपको फिर वहां से भगा दिया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि फिर व्यवस्था भंग होगी। 3 पे आइए, संघ बनाने की शक्ति, ये आप पढ़ लेना। इसमें आइए, नागरिक देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है, लेकिन अब मान लो कि भारत के किसी हिस्से में युद्ध चल रहा है, या भारत का कोई हिस्सा भी आपातकालीन स्थिति में, आप बोल रहे नहीं हम अभी भी जाएंगे, तो आपको नहीं जाना दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा या जनहित में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, ऐसे दौर में नहीं जाने दिया जाएगा। कोविड का समय चल रहा है, आपका मन है कि नहीं नहीं हम जाएंगे घूमने, तो इसमें रोक है। ई, कहीं भी बसने का अधिकार है। जी, एफ को क्या है? हटा दिया गया, ये संपत्ति का अधिकार था, अब ये आर्टिकल 300 ए यानी कि भाग 12 में चला गया है, ये आपको आगे पढ़ाएंगे। और जी क्या है? व्यवसाय का अधिकार, लेकिन कुछ व्यवसायों पर रोक है, जैसे कि आप बिना डिग्री के डॉक्टर नहीं बन सकते और शराब का सेवन नहीं कर सकते। कुछ व्यवसाय जो हैं, आप कुछ व्यवसायों के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, इसलिए वो बाध्यता के रूप में देख रहे हो। जैसे अब आपने डॉक्टरी तो की नहीं, मेडिकल आपने किया नहीं और आप इलाज करने लगे, तो आप किसी ना किसी को तो ले डूबोगे, इसलिए। फिर वो चार्ट देखिए। 19 एक क्या कहता है कि आपको है बोलने का अधिकार। 19 2 क्या कहता है कि भाई आप शांतिपूर्ण सभाएं करिए। 19 3 क्या कहता है कि आप समितियां बना सकते हो, ट्रेड, व्यापार, ये सब कुछ बना सकते हो। 19 4 क्या कहता है कि भैया आप कहीं भी घूमने जा सकते हो, खूब घूमो आप, कोई नहीं रोकेगा। 19 5 क्या कहता है कि आपको बसने का अधिकार है। 19 6 गायब हो गया, यानी है ही नहीं। 19 F जो आप कह सकते हो, 19 6। 19 7 क्या कहता है? 19 7 कहता है कि भाई आप कोई भी व्यापार कर सकते हो। तो आप समझ गए,
कि क्या चल रहा है। आप फ्लो चार्ट को समझिए। पहले आपको बोलने का अधिकार मिलेगा, जब आप बोलोगे तभी लोग आएंगे आपकी सभा में। फिर आपने सभा बनाई, अब सभा में आपको लगा कि अब समिति भी बना लेते हैं, आपने समिति बनाई। अब ये समिति देश के हर कोने में घूमने जाएगी। फिर कहीं आपका मन हुआ तो आप वहाँ रुकेंगे और आप सोचेंगे कि यहाँ अपना घर बार भी बसा लें, और जहाँ जहाँ घर बार होगा वहीं आप व्यापार करेंगे। तो आप इस क्रम को याद रख सकते हैं। ट्रिक से अच्छा तो मुझे ये क्रम लगता है, एक बार फिर आपको बता देते हैं। देखिए 19A बोलने का अधिकार। अब आपने जब बोला तो बी आया। यहाँ आपने जैसे आप बोलोगे तभी तो सभा आएगी, बोलोगे नहीं तो सभा कैसे इकट्ठी होगी। तो बी में सभा। सी जो सभा में आपको अच्छा लगा, कुछ लोग कि ये लोग बढ़िया बोले, उनको मिला के आपने समिति बनाई। डी अब ये समिति देश के अलग अलग कोनों में घूमने जाएगी। ई और ABCD ये समिति घूमने गई। अब कहीं आप घूमने जाओगे, आपको कहीं कोई जगह अच्छी लग गई तो वहाँ आप रुक भी जाओगे, तो यहाँ बसने का अधिकार है ई में। एफ ये हटा दिया गया है, और जी जहाँ आप बसोगे वहीं व्यापार करोगे। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। पहले आप ये स्वतंत्रता बोलने की है, उसके बाद आप सभा बनाओगे, सभा से समिति बनेगी, समिति घूमने जाएगी, जहाँ घूमने जाओगे वहाँ आप रुकोगे भी, फिर आप व्यापार करोगे। ये आपके ऊपर प्रतिबंध है जो मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूँ। आर्टिकल 19 पर महत्वपूर्ण निर्णय। रोमेश थापर बनाम राज्य 1950 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना गया। अनुच्छेद 19 और 21 जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा गया। आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि मेनका गांधी केस था, आपको 21 में बताएंगे कि जो घूमने का अधिकार है, जैसे आपसे कहते हैं विदेश घूमने का अधिकार बताइए, आप आर्टिकल कौन सी आर्टिकल में सम्मिलित है। तो वैसे तो ये आर्टिकल 21 में सम्मिलित है, क्योंकि मेनका गांधी केस में इसको जो ओपन किया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से यदि आप देखें विदेश जाएंगे तो देश से ही होके, तो देश में घूमने का अधिकार 19 में शामिल है। तो दरअसल विदेश घूमने का अधिकार यदि ऑप्शन में आ जाए कि 19 और 21 से सम्मिलित करके है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करना आप। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? आपराधिक मामलों में संरक्षण की बात करता है। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को उत्पीड़न से बचाना और एक न्यायपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। ये थोड़ा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसके सबसेक्शन ये कई बार पूछ लेते हैं। 20(1), 20(2) और 20(3), ये भी मैं आपको फ्लो से याद करवा दूंगा। 20 वैसे तो आपसे डायरेक्ट पूछिएगा अनुच्छेद 20 क्या है, तो आपराधिक मामलों में संरक्षण है कि कोई भी आपराधिक मामला हुआ है तो उसमें जो है विशेष सुरक्षा आपको मिलेगी। कैसे? जब तक समस्या क्या है नहीं कि आपराधिक मामला जैसे ही दर्ज होता है तो आपको सजा तब दी जाएगी जब वो आपराधिक मामला इस जगह पहुंच जाए कि ये अपराध आपने ही किया है। तब उस वो जो दौर है बीच का, उस दौर में जो आपको संरक्षण मिलेगा वो आर्टिकल 20 बताता है कि आपने कोई केस किया, मान लो आपने किया ही ना हो, आपको डायरेक्ट सजा दे दी जाए, तो जब तक केस फाइनल ना हो कि आपने ही किया या नहीं किया है, ये जो बीच का दौर है, इस दौर में जो संरक्षण मिलता है वो आर्टिकल 20 देता है। एक का कहता है दुर्व्यवहार से संरक्षण। यह प्रावधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो पहले से ही कानून के तहत अपराध नहीं था। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता यदि वह कार्य उस समय अपराध नहीं है जब वह क्या किया गया था। आइए समझते हैं। जैसे आज भारत सरकार 2025 में एक नियम बनाए कि जो है टिकटॉक चलाना एक अपराध है। अब सरकार कहे कि भैया 2017 में ए, 2018 में बी, 2018 में 19 में सी, ये लोग भी टिकटॉक चलाते थे, तो क्या इनको गिरफ्तार कर लेंगे? नहीं कर पाओगे। 20(1) सिंपली ये कहता है कि भाई हमने जिस वक्त कानून बना है उस वक्त के कानून को यदि तोड़ा है तो आप हमको सजा दोगे, अन्यथा सजा नहीं दी जाएगी। आप 2039 में कानून बना दो कि फलाना काम नहीं हो सकता और वो काम हम आज कर रहे हैं, अब 2039 में मुझे ये सजा दी जाए, नहीं दे पाओगे। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो पहले से ही कानून के तहत अपराध नहीं था। 2017, 18 और 19 में तो टिकटॉक चलाना अपराध नहीं था, तो आज जब ये अब अपराध नहीं था तो हमने तभी चलाया था, तो हमें अब सजा नहीं दी जाएगी। 2 क्या कहता है? स्वयं को दोषी ठहराने से संरक्षण। कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं भुगत सकता है। इसका मतलब है कि एक बार किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तो उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। 2 आप सिंपली समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति है एक ही सजा के लिए 2 बार उस पर
मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या 2 बार उसे सजा नहीं मिलेगी। 3 क्या कहता है, स्वयं के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप स्वयं के खिलाफ गवाही दो, वरना आप पुलिस की गिरफ्त में होगे, 4 तमाचा में आप तुरंत बता दोगे, अपने खिलाफ ही झूठी गवाही दे दोगे कि हाँ भाई हमने ये ऐसा किया है, क्योंकि आपको टॉर्चर किया जा रहा है। तो 20 आर्टिकल क्या कहता है, अपराध से संरक्षण। कैसा संरक्षण है ये? ऐसा संरक्षण थोड़ी है कि आप अपराध कर दो हम संरक्षित करें। ये है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो संरक्षण है आपको, कि कोई केस दर्ज हुआ है, अब उस केस में जब तक फाइनल नहीं पहुंचा है कि आपने ये अपराध किया है या नहीं किया है, तो इस दौर में संरक्षण है, वो है आर्टिकल 20। एक कहता है कि जिस दौर में कानून बना है उस दौर में यदि आपने कानून तोड़ा है तो आप सजा के हकदार हो। जिस दौर में कानून है ही नहीं हो और उस दौर में आपने कुछ भी किया है तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। दो क्या कहता है कि डबल सजा नहीं मिलेगी, 2 से डबल सजा नहीं मिलेगी किसी भी मुकदमा के लिए, डबल मामला आप पे नहीं खींचा जाएगा। 3 क्या कहता है कि आप स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किए जाओगे। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, ये कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। हम 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार के दौर में चल रहे हैं। हमने सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा है, आप पढ़ भी लोगे तो भी बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार सिर्फ शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सम्मानजनक जीवन जीने का भी अधिकार है। मतलब ये कह रहा है आर्टिकल 21 की जीवन जीने की स्वतंत्रता केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि आप बस जिंदा हो, ये मतलब नहीं है कि आप केवल और केवल आपकी सांसें चल रही हैं, वो आर्टिकल 21 में शामिल नहीं। आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए, आपके पास कम से कम रोटी कपड़ा मकान तो हो, कम से कम इतनी चीज़ें तो हो, आप किसी के गुलाम ना हो, जैसे पहले गुलामी चलती थी, तो आप एक गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हो, आप दबाव में ना जी रहे हो, बस आर्टिकल 21 इतना कहता है। और आर्टिकल 21 चूंकि गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, किसकी? गरिमापूर्ण जीवन की। तो अब उस गरिमापूर्ण जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली आर्टिकल 21 के तहत आपको अधिकार के रूप में मिल जाता है। जैसे स्वच्छ वातावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शादी और परिवार का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। ये शायद आपको मिला था नालिनी केस में, मैं क्लियर याद नहीं कर पा रहा हूँ, ये शायद 1 मिनट चेक करके आपको दिखता हूँ। मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार और न्यायपूर्ण और स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार, ये सारे जो अधिकार हैं आपको मिलते हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। कुछ और अधिकार हैं जो आर्टिकल, इसमें न्यायिक व्याख्या बाद में देखेंगे, मैं आपको यहाँ एक फ्लोचार्ट में बताता हूँ कि जो ऑटोमेटिकली मिले हैं। कुछ अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी मिलते हैं हमें, कुछ 21 के अंतर्गत भी मिलते हैं, वो भी आप देखिए। जैसे कि इंटरनेट का अधिकार है, हमें लगता है शायद लिख देना चाहिए क्योंकि ये जरूरी फैक्ट है। जैसे कि इंटरनेट चलाने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार। जैसे कि झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार। राष्ट्रगान गाने में बाध्यता नहीं होगी आपके साथ कि आप जबरदस्ती गाएं ही गाएं, तो आप ये लिख लेना। आर्टिकल 21 देता है आपको निजता का अधिकार, निजता का अधिकार ये लिखने हैं आपको, वरना आप मर्डरगश्ती कर जाएं। निजता का अधिकार। दूसरा सोने का अधिकार, ये बाबा रामदेव केस में मिला था 2011 में, और ये पुट्टा स्वामी केस में 2017 में मिला था, इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सोने का अधिकार हो गया। और अगर आप देखें तो इसमें आपको मिल जाता है दया मृत्यु का अधिकार। कोई व्यक्ति जो अब वेंटिलेटर में जी रहा है या उसके जीने की कोई भी अब संभावनाएं नहीं बची हैं, लेकिन बस जीवन फंसा हुआ है, तो वो दया मृत्यु ले सकता है। इसका अधिकार जो है हमारे पास है। और कोई याद आएगा तो अभी बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकार हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं, आप इनको जरूर लिख लेना। न्यायिक व्याख्या समझिए। आर्टिकल 21 क्या कहता है, मेनका गांधी केस में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 का अधिकार केवल शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि गरिमापूर्ण जीवन चाहिए, यही मेनका गांधी केस में कहा गया। रतिनाम केस, इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा मिलती है और इसे केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सीमित किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 21 ये भी कहता है जीवन जीने के अधिकार के साथ
कि केवल और केवल विधि यानी कि लॉ के द्वारा ही आपका जीवन छीना जा सकता है। आपने कोई ऐसा केस कर दिया जिसके तहत आपको मृत्यु की सजा मिलती है, तो केवल और केवल लॉ के द्वारा, यानी ओनली लॉ, केवल और केवल विधि के द्वारा ही जीवन छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 22, गिरफ्तारी और कारावास से संरक्षण। वो देता था अपराधों से संरक्षण, ये दे रहा है गिरफ्तारी और कारावास से संरक्षण। सार क्या है? अनुच्छेद 22 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तारी और कारावास से सुरक्षा प्रदान करता है, सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध या अनुचित गिरफ्तारी से बचाया जाए और उसे उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हिरासत में लिया जाए। पता चल रहा है कि आपको जैसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, जैसे उन अंग्रेजों के समय पे होता था, ऐसे ही कोई पुलिस की गाड़ी आए और आपको टांग ले जाए, ये भी ना बताए आपको कि भाई हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से जो संरक्षण है वो आपको आर्टिकल 22 देता है कि आपको इस बात की जानकारी रहे कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आप अपनी मनपसंद का वकील कर सकें जो आपके केस को हैंडल करे, ये सब कुछ आपको आर्टिकल 22 देता है। 22 जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के कारण और उस पर लगाए गए आरोपों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। गिरफ्तारी के बाद उसे 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। कई बार बीच बीच में छुट्टियां आ जाती हैं, जैसे आप शुक्रवार को गिरफ्तार हुए, सैटरडे की छुट्टी है सरकारी, कोई मान लो कोई जयंती आ गई और संडे तो छुट्टी होती है, तो फिर ये 24 घंटे वाला नियम नहीं माना जाएगा। आप ये दोनों दिन छोड़ के सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने जाओगे। 22(2) क्या कहता है? गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना अनिवार्य है। मैंने आपको बता दिया कि ये कब फेल हो जाता है। 22(3) क्या कहता है? किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 महीने तक बिना न्यायिक समीक्षा के हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि 3 महीने के बाद यदि उसकी हिरासत बढ़ाई जाती है तो एक समीक्षा बोर्ड द्वारा उसकी गिरफ्तारी की वैधता की जांच की जानी चाहिए। निवारक निरोध एक विशेष प्रकार की गिरफ्तारी होती है जिसमें व्यक्ति को किसी अपराध को करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है बिना यह साबित किए कि उसने अपराध किया है। ये क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए 22(1) आपने समझा कि भाई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण पता हो, यानी कि 22(1) इसमें कह रहे हो कि कारण पता हो। 22(2) मनपसंद वकील, दूसरा 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, आपको न्यायिक कोर्ट के सामने हाजिर किया जाएगा। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये फेल भी हो जाता है। 22(3) कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे कि सरकार को लगे कि एक ए नेता है जो आने वाले समय में, आने वाले 10 से 15 दिन में कोई ऐसा स्पीच देने वाला है जिससे हो सकता है कि जनता में बहुत बड़ी यानी कि भगदड़ हो जाए या जनता बड़े स्तर पर आपस में धार्मिक, आप कह सकते हो कि कोई यानी कि धार्मिक षड्यंत्र चल रहा हो। कोई भी बंदा, सरकार को लगता है कि एक नेता ए है, यानी कि कश्मीर का ही कोई नेता है जो ऐसा भाषण दे देगा जिससे 2 बड़े विशेष पक्षों में लड़ाई हो जाएगी या कोई बड़ा मामला हो जाएगा, बड़ा षड्यंत्र हो जाएगा। अभी उस नेता ने किया नहीं है, ये सरकार को ऐसा लगता है, तो बस इसी बात के आधार पर, निवारक निरोध के आधार पर सरकार उसे गिरफ्तार कर लेगी कि इसे स्पीच देने ही नहीं देंगे और ना ही कोई बड़ा षड्यंत्र या बड़ा कांड होगा। और इस आधार पर ही 3 महीने तक न्यायिक समीक्षा के हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन यदि 3 महीना से ऊपर बात बढ़ती है कि 3 महीना हो गए अब भी आप उसको रखे हो, तो फिर एक समीक्षा बोर्ड बैठेगी। यदि समीक्षा बोर्ड को अब भी लगता है कि ये बंदा बाहर जाएगा तो एक खतरा पैदा करेगा, तो फिर से वो न्यायिक समीक्षा में रखा जा सकता है। न्यायिक निर्णय के वर्मा बनाम भारत संघ कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22 का उद्देश्य नागरिकों को अवैध गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना है। मेनका गांधी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए अधिकारों को संविधान के अन्य मौलिक अधिकारों से जोड़ा गया और न्यायपूर्ण प्रक्रिया की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। इसमें आप केवल के वर्मा का केस याद रखें। के वर्मा का केस वही कहता है जो आर्टिकल 22(1) कहता है कि भाई गिरफ्तारी से संरक्षण मिलेगा आपको, आप गिरफ्तार हो रहे हो तो आपको हक है जानने का कि क्यों गिरफ्तार हो रहे हो। ये बस आप याद कर लेना, ये पढ़ लेना। वैसे मैं ना डिटेल में बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दूर दूर तक। आपसे तो डायरेक्ट पूछता है एसएससी आर्टिकल 22 क्या है, सीधा लगा देना आपको भाई गिरफ्तारी से संरक्षण है। इतनी बात होती है आर्टिकल 22 में। मैं तो बहुत डिटेल में एक एक सब सेक्शन आर्टिकल जो है वो भी बता रहा हूँ ताकि मेंस भी क्लियर हो जाए। ये एक वीडियो ही रामबाण रहे आपके लिए। अब ना कोई कोर्स, ना क्रैश कोर्स, किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो।
आर्टिकल 23 शारीरिक शोषण और व्यापार से संरक्षण, हम दो निपटा चुके हैं। पहला समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21 और 22। एक इसमें छूट रहा है, वो आप देख लीजिए, आर्टिकल 21A। ये क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन, क्योंकि सब कुछ ध्यान ही नहीं रहता जब ये स्लाइडें प्रिपेयर होती हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। देखिए, आर्टिकल 21 से 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको फ्री शिक्षा देगी राज्य सरकार। फ्री शिक्षा देगी राज्य सरकार, ये इसमें कहा गया, ये भी आप याद रख लेना। ये आर्टिकल 21A में कहा गया था जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हमारे दो क्लियर हो गए, एक तो समानता का अधिकार, एक स्वतंत्रता का अधिकार, 19, 20, 21, 22 और 21A। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 23। ये क्या कहता है कि शारीरिक शोषण और व्यापार से संरक्षण। 23 का सार क्या है? अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान में शारीरिक शोषण, मानव तस्करी और जबरन श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिकार किसी भी प्रकार के शारीरिक शोषण और मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। 23 बस इतना कहता है कि भाई आपका जो शारीरिक शोषण है वो नहीं किया जाएगा। मानव तस्करी से क्या मतलब है? मानव तस्करी का मतलब है कि आपको बेचा नहीं जाएगा, आपके शरीर को बेचा नहीं जाएगा। यह प्रावधान मानव तस्करी, जो कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से व्यापार या शारीरिक शोषण के लिए बेचना प्रतिबंधित करता है। जबरन श्रम क्या है? जैसे कि जबरन श्रम ये है कि मान लो कि अभी मजदूरी के रेट 800 रुपये चल रहे हैं, कोई आपको ज़बरदस्ती ले गया और मात्र 300 रुपये में श्रम करवा रहा है, तो वो जबरन श्रम हो गया। तो आर्टिकल 23 जबरन श्रम, मानव तस्करी और शारीरिक शोषण को ही रोकता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आप पढ़ लेना, मैंने बता दिया, आप भी समझते हो जबरन श्रम क्या है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम से संरक्षण। अनुच्छेद 24 कहता है कि जो बालक होता है, बच्चा होता है, उसको जो है श्रम नहीं, वो श्रम नहीं करेगा। यानी कि वैसे तो अनुच्छेद 24 ही कहता है कि कोई बालक जो है कि खतरनाक इलाकों में, जैसे कि फैक्ट्रियां हैं या मान लो कोई फटाके बनते हैं या कहीं भी कोई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हेल्थ के लिए डैमेजिंग है, तो ऐसी जगहों पर जो है 18 साल से कम उम्र का बालक है वो काम नहीं करेगा। 18 साल से कम उम्र का बालक केवल और केवल अपने व्यापार में छोटे मोटे काम कर सकता है, वो भी जब जब सरकारी छुट्टी हो। ये बता दिया, बाकी पढ़ के बताता हूँ अभी। तो बाल श्रम से संरक्षण 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 भारतीय संविधान में बच्चों के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है और वह किसी भी कारखाने, खनन या दूसरी खतरनाक कार्यस्थलों में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। यह बालकों को शिक्षा विकास के अवसर देने के लिए उन्हें श्रम के रूप से उपयोग करने से रोकता है। 24 के प्रावधान, यह प्रावधान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम करने से रोकता है। किसी भी बच्चे को खतरनाक कार्यों जैसे कि ये इनसे रोकता है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन 14 से 18 का यदि कोई बच्चा है, ये एक्स्ट्रा मैं इन्फॉर्मेशन बस आपको दे रहा हूँ, तो अपने घर के काम कर सकता है, लेकिन तब जब सरकारी छुट्टी हो। अब हमने पढ़ लिए 3, यानी कि 23-24 पढ़ लिया जो शोषण से अधिकार देता है। 23 क्या कहता है? ये तो बच्चों का हो गया प्रॉपर। ये कहता है कि मानव तस्करी, शोषण और श्रम जो है जबरन श्रम, ये सब कुछ नहीं करवाया जाएगा। और 24 आपको बता ही दिया कि बच्चे जो हैं वो खतरनाक जगहों पर काम नहीं करेंगे। 25 क्या कहता है? 25 आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। धर्म की स्वतंत्रता में आपके पास ये आर्टिकल हैं 25, 26, 27 और 28। 25 कहता है कि यार आप कोई भी धर्म अपनाओ, कोई भी धर्म आप अपनाते हो, आप नास्तिक रहते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी धर्म की पूजा पद्धति अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए है। कोई एक व्यक्ति है जो कोई भी धर्म अपनाता है, कोई भी पूजा पद्धति अपनाता है, आर्टिकल 25 उसे स्वतंत्रता देता है, अपनाइए। आर्टिकल 26 उस पूरे समाज के लिए है, मतलब एक समाज है, जैसे हिंदुओं का समाज है, मुस्लिम पक्ष है, ईसाई पक्ष है, सिख पक्ष है। तो यहाँ जो संस्थाएं हैं, इनकी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो नियम बना सकती हैं कि भाई इस पूजा पद्धति से हम लोगों को पूजा करनी है, इस पूजा पद्धति से हमें ये करना है। तो अनुच्छेद जो 26 है वो धार्मिक संस्थाओं को ये पावर देता है कि आप अपने धर्म के लिए नियम कानून बना सकते हैं, आप अपने धर्म के लिए पूजा पद्धति इत्यादि बना सकते हैं। और 25 इंडिविजुअल व्यक्ति को मिलता है कि आप कोई भी धर्म अपनाइए या कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 27 कहता है कि जो भी टैक्स होता है उस टैक्स का पैसा धर्मों के विकास के लिए नहीं लगेगा। 28 कहता है कि जो राज्य के स्थान है वहाँ धर्म विशेष के आधार पर या धार्मिक पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। आइए
अनुच्छेद 25, व्यक्ति को धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने, उसे स्वतंत्रता से प्रकट करने का अधिकार है। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि किसी विशेष धर्म के अनुयायी अपने धर्म के अनुसार विश्वास रख सकें या उसका पालन कर सकें। 25 के प्रावधान, धर्म का पालन, धर्म का प्रचार और स्वतंत्रता। 26 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 26 धार्मिक स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है, लेकिन अपने धार्मिक मामलों को बिना किसी राज्य हस्तक्षेप के संगठित, प्रबंधित और धार्मिक गतिविधियों को संचालित कर सके। तो 25 तो व्यक्ति विशेष का है कि वो कैसी धार्मिक स्वतंत्रता रखता है, नास्तिक रहता है, आस्तिक रहता है, शैव धर्म को मानता है, वैष्णव धर्म को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है, मुस्लिम धर्म को मानता है, कुछ भी मानिए इंडिविजुअल आदमी को। और 26 संस्था विशेष के लिए कि कोई संस्था है वो राज्य के कामों में हस्तक्षेप ना करे, उसके अलावा आप संगठन बनाइए, प्रबंधित करिए चीज़ें, धार्मिक गतिविधियों को कैसे संचालित करने के बनाइए को। यह अधिकार संगठनों और संस्थाओं को उनके धर्म से संबंधित आस्थाओं का पालन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 के मुख्य प्रावधान, धार्मिक समुदायों को अपने मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों आदि का प्रबंधन करने का अधिकार है। समझ चुके होंगे मुझे लगता है अब तक आप। 25 व्यक्ति विशेष और 26 पूरा जो धार्मिक समुदाय है उनका, वो कैसे अपने लिए नियम कानून बनाता है, इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। राज्य का हस्तक्षेप केवल सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के मामलों में हो सकता है। 27 धर्म के आधार पर करों से मुक्ति, कि जो भी कर टैक्स मिलते हैं उससे धार्मिक उद्देश्यों के लिए खर्चा नहीं किया जाएगा। धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर, राज्य सरकार किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वसूलने पर रोक है। सार्वजनिक धन का धर्म के प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। 28 क्या कहता है कि शैक्षिक संस्थाओं में धर्म शिक्षा का निषेध। 28 कहता है कि 28 बेसिकली ये कहता है कि कोई भी जो राज्य है, अब मान लो ऐसे समझिए आप, ABCD, स्कूल ए है, स्कूल ए जो है 100% राज्य का पैसा लेता है और तब वो संचालित होता है, जैसे सरकारी स्कूल होते हैं। तो यहाँ जो है शिक्षा धर्म की नहीं दी जा सकती, धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। स्कूल बी है जो मान लो 50% राज्य से पैसा लेता है और 50% लेता है पैसा, अपना खुद का पैसा लगाता है, यानी कि 50-50% वाला गेम है इसमें। तो यहाँ भी धर्म की यह शिक्षा नहीं दी जा सकती। सी क्या है कि मान्यता प्राप्त है, ये मान्यता प्राप्त, तो यहाँ धर्म की शिक्षा दी जा सकती है लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये डिटेल है, आप याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, आप तो ये सब समझो। बस 28 क्या है कि धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। बस मैंने ये हेडिंग बड़ी बड़ी बनाई है इसीलिए कि आप डायरेक्ट ये याद कर लो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डी कहता है कि कोई प्राइवेट संस्था है जो मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो धार्मिक शिक्षा दे भी सकती है और आपको बाध्य भी कर सकती है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि और धर्म को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी समूह या समुदाय अपनी संस्कृति या भाषा को समाप्त नहीं कर सकता और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन अधिकारों की रक्षा की जाए। ओके। 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार। इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक समुदायों, धार्मिक या भाषाई को यह अधिकार। अल्पसंख्यक कौन है, या तो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो गए आप, या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक का मतलब है कि मान लो 10-12 लोग हैं, उसमें से 10 लोग हिंदू धर्म के हैं और 2 लोग मुस्लिम धर्म के हैं, तो यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए। किसी विशेष जगह पर 12 लोग हैं जहाँ 10 लोग तो मुस्लिम धर्म के हैं, 2 लोग हिंदू धर्म के हैं, तो यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। जो संख्या में कम है, अल्प है, वो अल्पसंख्यक है। तो 29 तो कहता है कि संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण होना चाहिए, कि भारतीय नागरिकों को जो है अपनी संस्कृति है, भाषा है, लिपि है और धर्म को संरक्षित करने का पूरा अधिकार है। जैसे मैं मान लो मेरी कोई संस्कृति है तो मैं अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, इस देश में उसे संरक्षित कर सकता हूँ। मैं कोई भाषा बोलता हूँ तो उस भाषा का संरक्षण का अधिकार है मुझे। और 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार है, यानी कि जो भी धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं, वो अपने स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं ताकि जो वो अपनी जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार कर सकें और वो भी संरक्षित हो सके। 31 में संपत्ति का अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन से समाप्त किया गया और ये भाग 3 में डाल दिया गया, भाग 12 में आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया गया। जब वहां पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपाय देता है। अनुच्छेद 32 कहता है कि जो भी अधिकार अभी आपने पढ़े 14 से लेकर 30 तक,
इन अधिकारों में से यदि कोई अधिकार नहीं माना गया, आप किसी अधिकार का उल्लंघन हो गया, कोई सरकारी नौकरी थी जिसमें आपको आपके साथ भेदभाव हो गया, आप किसी सार्वजनिक स्थान पर गए, आपके साथ भेदभाव हो गया, तो आप आर्टिकल 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। केवल मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जहां आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, और हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट भी जा सकते हो कि भैया हमारे इस अधिकार का उल्लंघन किया गया है और हमारी सुरक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 रिटें जारी करता है, 5 रिट्स जारी कर देगा और इन रिट्स के मदद से आपकी अधिकारों की रक्षा करेगा। वो रिट्स कौन कौन सी हैं उनको हम एक एक से अभी देखेंगे। अब हम क्रम से इन 5 रिटों को पढ़ेंगे, और इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। जो आर्टिकल 32 है, इससे बाबा साहब ने संविधान की आत्मा का भी दर्जा दिया है। चलिए, ये चीज़ें वही हैं जो भी हमने आपको समझाई थी कि आप कोई भी उल्लंघन होता है तो आप याचिका दर्ज कीजिए, या तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा, या 226 के तहत हाई कोर्ट आपकी बात सुनेगा, यानी रिटें जारी करेगा। रिट केवल राज्य या सरकारी संस्थाओं के खिलाफ जारी की जा सकती है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। लेकिन कुछ रिट हैं जो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती हैं, वो भी हम देखेंगे। और आर्टिकल 32 को संशोधित नहीं किया जा सकता, यह मूल संरचना का हिस्सा है जो 1973 में केशवानंद भारती केस में आया था। केशवानंद भारती केस क्या एक डब्बा है जिसमें कुछ शब्द या चीज़ें डाली गई हैं जिनको संशोधित नहीं किया जा सकता है। 5 रेट क्या हैं? हैबियस कॉर्पस, शरीर को प्रस्तुत करो। ये जो कुछ है ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि हैबियस कॉर्पस शरीर को प्राप्त करना, बस पूरा गेम इस चीज़ का है कि मान लो कोई उधर सिट्टी टाइप आदमी है, यानी कोई ताकतवर आदमी है जिसने व्यक्ति ए को गिरफ्तार कर लिया, यानी व्यक्ति ए को जबरन उठा लिया। अब कोई भी व्यक्ति जाएगा, जैसे क्योंकि अब ए तो गिरफ्तार है, एक बी व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट गया, उसने कहा कि साहब उधर सिट्टी करके एक आदमी है जो बहुत बड़ा गुंडा है और उसने ए को गिरफ्तार कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत ए को आदेश दे देगा, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उदय शेट्टी को समन भेजेगा और आदेश करेगा कि ए को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यदि कोई भी वजह नहीं होगी इसके पकड़ने की तो इसको बरी कर दिया जाएगा। ये निजी व्यक्तियों में है और जो राज्य के व्यक्ति है उनके लिए भी है। राज्य के व्यक्ति मतलब मान लो ए है और ए को ज़बरदस्ती पुलिस उठा ले गई, तो बी गया सुप्रीम कोर्ट के पास और कहा कि साहब ए की तो गिरफ्तारी हो गई है। तो अब होगा क्या कि ए जो है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पुलिस को बोलेगी कि ए को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। अब न्यायालय देखेगी कि तुमने किन मुद्दों पर इसे गिरफ्तार किया है। यदि मुद्दे दमदार हुए तो ठीक है, मान ली कोई जायज वजह हुई तो, अगर जायज वजह नहीं हुई तो आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंडामस, आदेश देना, ये क्या कहता है? ये केवल राज्य के खिलाफ जारी किया जा सकता है। राज्य के खिलाफ जारी करने का, राज्य का गेम क्या होगा इसमें? मान लो जैसे राज्य में मैंने आपको आर्टिकल 12 में बताया था कि राज्य में कौन कौन से लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो अब होता क्या है कि सरकार राज्य के किसी व्यक्ति को, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राज्य के किसी व्यक्ति को आदेश करेगी, यदि आपने उनके खिलाफ शिकायत की है कि आप अपनी जो है नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, आपके पास ये कार्य क्षेत्र हैं जिनमें आप कार्य कर सकते हैं लेकिन आप इनको उल्लंघन करके अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये निजी व्यक्तियों को नहीं, केवल और केवल लोक अधिकारी होते हैं उनके लिए होती है कि आप अपने काम करें। जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रही हो तो यह रिट जारी की जाती है। अदालत सरकार, अधिनियम, निगम या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को आदेश देती है कि अपना कानूनी कर्तव्य निभाएं, बस। अब ये क्या है? प्रोहिबिशन। इसको आप प्रतिषेध लिखिए। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध है कि जब कोई निचली अदालत या न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्रवाई कर रहा हो तो यह रिट जारी की जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये है छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट और ये है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट। अब ए और बी दो व्यक्ति हैं और ये दोनों यूपी के हैं, ठीक है, लेकिन ए का एक चाचा है जो छत्तीसगढ़ में जज है, ठीक है साहब। तो अब ए और बी के बीच लड़ाई हुई तो ए गया और इसने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया। तो अब ए और बी का केस कहाँ चलने लगा?
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, जबकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो तो यूपी है नहीं, ये दोनों लोग यूपी के हैं, इनका जो केस है वो तो यूपी में मतलब यूपी में इसकी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन एक ही जुगाड़ है छत्तीसगढ़ में। तो ये केस चूंकि छत्तीसगढ़ में लड़ा जा रहा है तो इसके लिए यदि अब बी है वो जाता है हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, और वो ये बात बताता है कि हम लोगों का जो केस है वो यूपी में होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है छत्तीसगढ़ में क्योंकि इनकी जुगाड़ है। तो सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट को इस रिट के जारी यानी कि प्रतिषेध रिट के तहत ये कहेगी कि भाई इसको रद्द करो, और ये तो यूपी के कोर्ट में सुनवाई इसकी होगी। ये हो गया प्रतिषेध। क्यों वारंटो, ये हो गया आपका अधिकार परीक्षा, हिंदी में इसको बोलोगे आप अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से? जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हो तो यह रिट जारी की जाती है। इसका क्या मतलब? मान लो कि कोई पद, मान लो कि जैसे जैसे कि हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में जजों की जो अवधि होती है 62 वर्ष होती है कि 62 वर्ष तक आप जज रह सकते हो, और आप ये बात साबित कर देते हो कि एक व्यक्ति ए है जिसकी उम्र 63 हो चुकी है और वो अब भी हाई कोर्ट का जज है, तो फिर ये वाली रिट लगा दी जाएगी, यानी कि अधिकार परीक्षा, यानी कि कोई वारंट हो, और उसके तहत उससे उसके पद से हटा दिया जाएगा। सर्टियोररी, ये क्या है? ये है उत्प्रेषण। ये क्या है? ये भी सेम वही है जो हम लोगों ने अभी प्रतिषेध पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या होता है? जांच करना और आदेश रद्द करना। अंतर समझ लीजिए, तब आप बिल्कुल क्लियर कर पाओगे। देखिए अंतर क्या है। ये है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, ये है उत्प्रेषण यानी कि सर्टिरेरी। इसमें क्या है कि ये तब लगाई जाती है जब वो केस चल रहा होता है, और जैसे मान लो आपने पहले ही जाके केस कर दिया कि छत्तीसगढ़ कोर्ट में साहब हमारा केस चल रहा है, जबकि हम लोग यूपी के हैं और केस का भी फैसला नहीं आया है, केस चल रहा है, तो प्रतिषेध लगा दिया जाएगा, ये वाली रिट लगा दी जाएगी और आपका केस खारिज हो जाएगा। लेकिन आपको जानकारी नहीं थी कि ऐसी भी कोई रिटें होती हैं, और आपको आपका जो है फैसला आ गया। आप जब फैसला आया तब आपने सोचा अब क्या कर सकते हैं हम, और उसके बाद आप गए सुप्रीम कोर्ट और आपने बताया कि साहब हम तो यूपी के थी और छत्तीसगढ़ में हमारा केस चल रहा था, ये पूरी बात हुई थी, यानी फैसला आ चुका है उसके बाद, तो अब उत्प्रेषण रिट जारी की जाएगी। यानी कि ये जो है प्रतिषेध, ये कार्यवाही के दौरान जारी की जाती है। जब कार्यवाही चलती है तो ये कार्यवाही के दौरान जारी की जाती है और कार्यवाही को रोकने के लिए जारी की जाती है, और ये कार्यवाही के बाद जारी की जाती है, कार्यवाही के बाद। और इसका उद्देश्य होता है कि उस कार्यवाही के बाद जो फैसला आया है, फैसला उसको रद्द कर दिया जाए। समझ चुके होंगे आप। और आर्टिकल 32 यहाँ समाप्त होता है। अब आप आर्टिकल 36 से 51 तक देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उससे पहले मैं आपको बस एक समरी देना चाहूँगा जिससे कि आप एकदम क्लियर कट हो जाएं। देखिए 6 प्रकार के हम लोगों ने अधिकार पढ़े थे। पहला हम लोगों ने पढ़ा था समानता के अधिकार, 14, 15, 16, 17, 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 21A, 22। शोषण, ये अब आप समझ जाओगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नहीं बनेगा नहीं। शोषण का अधिकार आर्टिकल 23, 24। धर्म का अधिकार 25, 26, 27, 28। संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार 29, 30, 31 और 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये तो 6 अधिकार हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। राइट है। इनके अंदर क्या है, ये हमने कहा था आपको ऐसे याद कर लेना आप। समानता 7 से 14 कहता है कि सभी लोग समान होंगे, माँ सबके लिए एक सी होती है, तो धर्म, जाति, लिंग, इन सब चीज़ों के आधार पर आर्टिकल 15 आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 नौकरी, और 17 में ये गैप होगा
14, 15, 16, 17 में गैप, यानी अप्रस्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत, क्योंकि गैप है ना, गैप छोड़ रहे थे लोग, और ता से टाइटल। तो ये हुआ है ये सब कुछ। अब देखिए इसमें भी आप समझिए, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इनमें एक क्रम चलता है। आर्टिकल 15 एक कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 2 कहता है कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और 3 से भेदभाव शुरू होता है। 3 में भेदभाव होगा महिला और बच्चों के नाम पर। 4 में भेदभाव होगा ओबीसी, एससी और एसटी के नाम पर। 5 में भेदभाव होगा एससी, एसटी की शिक्षा के नाम पर। और 6 में भेदभाव होगा ईडब्ल्यूएस की शिक्षा के नाम पर, कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण होगा शिक्षा व्यवस्थाओं में। तो ये आपको इस फ्लो में रटना है कि 1 और 2 में क्या कहा गया, फिर ये चीज़। 16 एक कहता है कि नियोजन में समानता होगी, यानी सरकारी नौकरी में सबके लिए समानता होगी। 2, धर्म, जाति, लिंग, स्थान इत्यादि के आधार पर आपको किसी भी नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। और 3 से भेदभाव शुरू होगा। 3 पर भेदभाव करेंगे निवास स्थान के नाम पर। 4 पर भेदभाव सेम जो ओबीसी, एससी, एसटी के आधार पर। 5 में भेदभाव धर्म के आधार पर, कि धार्मिक स्थानों पर कोई भी वैकेंसी निकली है तो धर्म विशेष के लोग ही अप्लाई करेंगे। और 6 में आधा जो होगा वो ईडब्ल्यूएस की नौकरी में जो आरक्षण 10% का उस पर होगा। ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी बता चुका हूँ। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। और लेकिन जो आपके भारत रत्न है, ये वाले जो टाइटल हैं, ये सब कुछ उपाधि नहीं, पुरस्कार हैं, इसलिए मिलेंगे। ठीक है। ये हो गया 19 में भी आपको एक फ्लो बताया था कि 19(1) आप बोलोगे, जब आप बोलो 19(a) आपने बोलोगे तभी आएगी सभा। तो 19(b) आप सभा बनाने का अधिकार है। 19(c) सभा में कुछ अच्छे लोग लगे, अपने का समिति बना लेते हैं। 19(c) समिति बनाने का अधिकार है। डी, जब आप समिति बनेगी तो वो समिति घूमने जाएगी। 19(d) आपको कहीं भी देश में घूमने का अधिकार है। 19(e) जहाँ आप घूमने गए, आपको लगा कि यहाँ कुछ अच्छा भी लग रहा है, यहाँ रह सकते हैं, तो निवास स्थान का अधिकार है। एफ कैंसिल हो गया है, संपत्ति का अधिकार था। जी, कहीं भी आपको कोई भी व्यापार इत्यादि करने का अधिकार है। जो सबसे पहले बोलने का अधिकार, फिर बोलोगे तभी सभा आएगी, तो बी सभा बनाने का अधिकार, सभा से समिति बनती है। सी समिति बनाने का अधिकार, अब वो समिति घूमने जाएगी तो डी घूमने का अधिकार। ई, अब जब आप कहीं घूमने गए हो तो वहीं बस सकते हो, तो ई बसने का अधिकार। एफ संपत्ति का अधिकार था, कैंसिल हो गया। जी, आपको कोई भी व्यापार करने का अधिकार। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ अब। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों से संरक्षण। ये रहे आपके अपराध, जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक जो संरक्षण आपको मिलता है वो। 20(1) क्या कहता है कि जो आपने जिस वक्त कोई कानून बना था और यदि आपने उस वक्त उस कानून का उल्लंघन किया है तो सज़ा मिलेगी। मान लो कोई कानून 2032 में बनेगा कि पबजी खेलना जो है, एक पबजी खेलना अब जो है गैर कानूनी होगा, और अब पबजी आप अभी खेल रहे हो तो अभी के लिए आपको 2032 में सज़ा नहीं दी जाएगी। जब कानून होगा तब उल्लंघन होगी तो सज़ा मिलेगी। यदि वो कानून तब था ही नहीं और तब आपने कुछ किया तो सज़ा नहीं मिलेगी। आज यदि कानून बन भी गया है तो 20(1), 22 यानी डबल यानी कि आप पर एक ही केस के लिए डबल मुकदमा नहीं होगा, डबल सजा नहीं मिलेगी। 3 आपसे जबरदस्ती किसी प्रकार की गवाही नहीं दिलवाई जाएगी। आप स्वयं के खिलाफ जबरदस्ती गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। जीवन में न केवल शामिल है आपकी सांसें, जीवन में शामिल है सब कुछ, यानी कि बढ़िया गर्मापूर्ण जीवन होना चाहिए। तो जीवन जीने का अधिकार। और जब तक विधि के द्वारा ही आपका जीवन छीना जा सकता है, अन्यथा आपका जीवन नहीं छीना जा सकता है। यानी कि आपने कोई ऐसा काम किया कि आपको मृत्यु दंड मिला तो ही जीवन छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं छीना जा सकता है। और गर्मापूर्ण जीवन में क्या क्या शामिल होगा, बढ़िया सोने का अधिकार है, और निजता का अधिकार है, दया मृत्यु का अधिकार है, जो विवाह आपको करना है जिससे उसका अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, और आपको स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है। ये सारे अधिकार 21(1) ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आया था। और इसमें ये बताया गया था कि जो 6 से लेकर 14 तक के बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा मिलेगी। 22 आपको जो है गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। 22(1) ये कहता है कि आपको ये अधिकार जानने का कि कौन व्यक्ति आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा है, आप क्यों गिरफ्तार हो रहे हो। 22(2) आपको 24 घंटे में पेश होना ही होना होता है न्यायालय के सामने। और ये आपको यहाँ आपको 22(1) ये भी अधिकार देता है कि आप कौन सा वकील चुनेंगे। 3 निवारक निरोध के आधार पर, मतलब इस बात के आधार पर कोई आपको गिरफ्तार कर लेता है कि आप कभी
आने वाले 10 दिन बाद आप एक ऐसा भाषण दोगे कि भाई यहाँ हिंसा हो जाएगी, बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 3 महीने तक आप गिरफ्तार रहोगे, न्यायिक समीक्षा में रहोगे। उसके बाद भी यदि वो रखना चाहें तो फिर एक कमेटी बैठेगी, उसके आधार पर आपको रखा जाएगा। 23 कहता है कि न तो जबरन श्रम होगा, ना ही शारीरिक शोषण होगा और ना ही किसी व्यक्ति का व्यापार होगा, यानी कि आप किसी को बेच दो और जबरन श्रम करवा रहे हो। जबरन श्रम क्या मैंने बताया था। 24 बच्चों के लिए प्रॉपर। 24 कहता है कि जो बच्चे हैं वो साहब ना तो किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, 18 साल तक के यदि बच्चे हैं, ना किसी खतरनाक जगह पर काम करेंगे। 25 कहता है कि आप 25 इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए है, एक व्यक्ति के लिए है कि एक व्यक्ति चाहे वो नास्तिक रहे आस्तिक रहे, किसी भी धर्म व्यवस्था को चुने, किसी भी धार्मिक पद्धति को चुने, वो रह सकता है। 26 सभी धार्मिक संस्थाओं के लिए बनाया गया है। 26 कहता है कि कोई भी धार्मिक संस्था है वो चाहती है कि हमारी धर्म में इस पद्धति को फॉलो किया जाएगा, तो केवल और केवल राज्य के लिए कोई हस्तक्षेप ना हो, आप कोई भी धार्मिक व्यवस्था बनवाइए। जैसे कि मान लो, हाँ, आज मान लो एक व्यवस्था आई कि हिंदू धर्म में कहा गया कि इस विशेष पर्व पर ऐसी पूजा की जाएगी, तो भाई यहाँ की संस्थाएं बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है यदि राज्य में हस्तक्षेप नहीं होता है। 27 कहता है कि कोई भी जो कर आएगा, टैक्स आएगा देश में, वो राज्य टैक्स को किसी भी धर्म विशेष के जो है प्रोत्साहन के लिए या धर्म विशेष की को प्रचार प्रसार के लिए खर्च नहीं करेगा। 28 कहता है कि धार्मिक स्थानों पर धार्मिक जो मानी राज्य सरकार अपने कॉलेज इत्यादि में धर्म की शिक्षा व्यवस्था को नहीं पढ़ाएगी, यानी कि राज्य की जो भी संस्थाएं होंगी वहाँ धार्मिक शिक्षा देना जो है नहीं हो सकता है, ये गैरकानूनी होगा। तो ये 28 हो गया। 29 कहता है कि आपको अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि इत्यादि को संरक्षित करने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 30 आपसे कहता है कि यदि आप भाषाई अल्पसंख्यक हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं तो आपको अधिकार है कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपने तौर तरीके, इन सब के संरक्षण के लिए कॉलेज खोलें और लोगों को अपने पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब समाप्त हो चुका है और ये भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में आ चुका है। आर्टिकल 32 साफ साफ कहता है कि यदि ये सारे अधिकार जो मैंने अभी आपको बताए, ये अधिकार आपके पास नहीं है, ये अधिकार जो मैंने अभी आपको बताए, ये अधिकार आपके पास नहीं है, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत और केस लगा दीजिए और आपको आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी करने का मौका मिलेगा, जिसके तहत आपको वो अधिकार दिलाए जाएंगे। जैसे कि पहला आपको जो मिलेगा वो होगा हैबियस कॉर्पस, कि सरकार आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया है, निजी व्यक्ति ने आपको कहीं से कैद कर लिया है, तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाकर आपको इस रिट के द्वारा छुड़वा सकता है। परमादेश यानी कि मैंडामस, कोई भी सरकारी अधिकारी जो अपने कर्तव्यों को पालन नहीं कर रहा है, आप इस रिट के तहत वो करवा सकते हैं। प्रतिषेध, आप उत्तर प्रदेश के हैं, वो छत्तीसगढ़ का है और चूंकि छत्तीसगढ़ में उसके चाचा हाई कोर्ट में जज थे, तो आप यूपी के दोनों लोगों, लेकिन छत्तीसगढ़ में केस चल रहा है आपका, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर छत्तीसगढ़ के उस केस को बंद करवा सकते हो, क्योंकि आपका केस यूपी में होना चाहिए, क्योंकि आप लोग यूपी के हैं, न्यायिक अधिकार आपका यूपी है। तो प्रतिषेध कहता है कि कार्यवाही के दौरान यदि कोई भी निचली अदालतें अपने न्यायिक क्षेत्र का उल्लंघन करती हैं तो उसको प्रतिषेध कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। उत्प्रेषण कहता है कि आप कार्यवाही समाप्त हो चुकी है, निर्णय आ चुका है, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि ये हमारे न्यायिक क्षेत्र का निर्णय नहीं था, इसको कैंसिल करो, कैंसिल हो जाएगा। और आपका अब क्या बचता है? अब बचता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा ही कहता है कि मानी क्यो वारंटो, वो कहता है कि यदि आप साबित कर दो कि 62 साल का कोई जज नहीं है, 63 साल का है और वो अब भी अपनी पोजीशन पे है, तो उसे उसकी पोजीशन से बाहर किया जाएगा, क्योंकि अब उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी पोजीशन पर रहे। 2 आर्टिकल और बचते हैं, समरी में मैं वो भी बता दे रहा हूँ और लगभग हमने सब कुछ खत्म कर दिया है बहुत ही प्यारे तरीके से। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य क्या है। राज्य में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक सब कुछ शामिल है। वो हर व्यक्ति जो सरकार की शक्तियों का उपयोग करता है नियम बनाने के लिए, नियम को पालन करवाने के लिए, वो राज्य है। आर्टिकल 13 कहता है कि विधि जो लॉ है वो आर्टिकल 13 से संबंधित है। आर्टिकल 13(1) कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले यदि कोई कानून बना है और वो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, कैंसिल होगा। 13(2) कहता है 26 जनवरी 1950 के बाद कोई नियम या कानून बना है तो वो कैंसिल होगा। 13(3) में जो भी विधि राज्य बनाता है वो विधि की बात बताई गई है। और 13(4) कहता है कि 368 के तहत जो भी चीज़ें संशोधित होंगी वो आर्टिकल 13
दो आर्टिकल 13(3) के तहत नहीं आएंगी। ये था आपका भाग 3 टॉपिक आर्टिकल, यानी कि भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। लगभग इसको ही ख़त्म करने में हमें 1.5 घंटे लगे, लेकिन इसको हमने बहुत ही प्यारे तरीके से और विस्तार से ख़त्म किया। मुझे लगता है कि आपको मज़ा आया होगा। अब हम अपना मॉड्यूल 3 शुरू करेंगे, जिस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशकता, तो भाग 4 यानी मौलिक कर्तव्य, भाग 5 यानी कि संसद, और शायद हम मॉड्यूल 3 में ही कवर कर लें भाग 6। यदि नहीं होगा तो 3 टॉपिक तो मॉड्यूल 3 में कवर होंगे ही होंगे। चलिए अब हम आपको पढ़ाएंगे मॉड्यूल 3।